हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर फैंटास्टिकली गुड। आप सभी की पढ़ाई बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। नाउ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा अनाउंसमेंट है स्टूडेंट्स। आपकी बहुत सी रिक्वेस्ट आई थी विद रिस्पेक्ट टू सीए इंटरमीडिएट रिविजन लेक्चर्स। नाउ जो कि स्टूडेंट्स आपको ये एडिशनल टाइम मिला है, हमने आपके लिए, जैसे हम लोग ने ऑलरेडी सीए फाइनल्स के लेक्चर्स इस्टेब्लिश किए थे, रिविजन वीडियोस इस्टेब्लिश किए थे एंड अपलोड किए थे ऑन अवर चैनल, इंटरमीडिएट के लिए भी हमने ये स्टार्ट किया है एक रेगुलर रूटीन। दिस वीडियोस लास्ट एक महीने से चालू है, खूब सारा साथ सहकार मिला है स्टूडेंट्स। आपके अपने द स्टडी अड्डा चैनल पे पूरे हफ्ते हम अपलोड कर रहे हैं ऑडिट एज वेल एज आईडीटी के लेक्चर्स। टाइम टेबल कुछ इस हिसाब से है स्टूडेंट्स। ये जो सारे वीकडेज है आपके, इसमें से मंडे, ट्यूसडे, वेनेसडे, ये 3 दिन दोपहर 1:15 बजे, लंच साथ में ही कर लेंगे स्टूडेंट्स, दोपहर 1:15 बजे आपके ऑडिट के रिविजन्स अपलोड होंगे। द नेक्स्ट डेज टॉकिंग अबाउट थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, ये नेक्स्ट 3 दिन आपके अपलोड होने वाले हैं आईडीटी के लेक्चर्स। ऑडिट मैं लेने वाली हूँ आपके साथ एंड आईडीटी महेश सर कंप्लीट करवाने वाले हैं। संडे विल बी अ हॉलीडे। ये रूटीन पिछले एक महीने से चालू है। खूब सारे स्टूडेंट्स ने इस रूटीन के, इस लेक्चर्स के बेनिफिट उठाए हैं। आई होप आप सभी लोगों को भी इससे खूब बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि ये लेक्चर्स जो है स्टूडेंट्स, इट इज नॉट जस्ट अ काइंड ऑफ रीडिंग ऑफ कंटेंट। कंसेप्चुअल क्लैरिटी को मद्देनजर रखते हुए, रिटेंशन को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियोस फास्ट ट्रैक मोड पे आपके लिए शूट हुए हैं एंड अभी अपलोड हो रहे हैं ऑन अवर स्टडी अड्डा चैनल। ये चैनल की लिंक, प्लेलिस्ट की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ऑल द वेरी बेस्ट वॉरियर्स एंड विदाउट एनी हेजिटेशन, अगर आपको लगता है कि आपको और कोई टेस्ट सीरीज की, एमसीक्यूज की रिक्वायरमेंट है, बेझिझक आप हमें लिख सकते हो। मेल अस एट sunday@cacsectors.com, या फिर आप ये कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा स्टूडेंट्स, सो दैट वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि नेक्स्ट रिक्वायरमेंट आपकी क्या है। इस मुश्किल की घड़ी में हम आपके साथ थे, है और रहेंगे। आप पढ़ाई करते रहे। बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय। ओके माय डियर फ्रेंड्स, आज हमें एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है, दैट इज ऑडिट सैम्पलिंग। अब ये सैम्पलिंग क्यों होता है, कहाँ से ये वर्ड आया है, लेट मी टेक यू ऑल बैक टू चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जहाँ पे हम लोगों ने स्टार्टिंग में SA 200, 210, 220 ये वाले स्टैंडर्ड्स देखे थे। हम लोगों ने वहाँ पे एक कंसेप्ट पढ़ा था, इनहेरेंट लिमिटेशंस। क्या पढ़ा था? इनहेरेंट लिमिटेशन। अब ध्यान दो, ये जो इनहेरेंट लिमिटेशन था, ये इनहेरेंट लिमिटेशन के 4 बेसिक पॉइंट्स थे कि क्यों होता है इनहेरेंट लिमिटेशन। क्या आपको याद आ रहा है? सोचो, याद करो। यस, इट वाज नेचर ऑफ प्रोसीजर्स, नेचर ऑफ रिपोर्टिंग, टाइम एंड कॉस्ट मैनेजमेंट एंड लास्ट वाला था अदर मैटर्स। कुछ याद आया? अब मैंने जब भी आपको वो प्रोसीजर्स वाला पॉइंट पढ़ाया था, तभी ये थोड़ा सा हिंट दे करके रखा था, कि दैट दिस इज ऑडिट सैम्पलिंग। अब ये ऑडिट सैम्पलिंग प्रोसीजर क्या होता है, क्यों होता है, ये आज मैं आपको एकदम इन डिटेल में पढ़ाने वाली हूँ। सैम्पलिंग एज अ प्रोसीजर कैसे अप्लाई होता है, ये भी हम लोग अच्छे से चेक करने वाले हैं। अभी फिर से एक बार मेरे साथ साथ ऑडिट का प्रोसेस और प्रोसीजर समझना स्टार्ट कीजिए। ऑडिट का प्रोसेस और प्रोसीजर देखो। ऑडिट ऑफ एन एंटिटी, कभी भी हम ऑडिट करते हैं तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर से। ये ऐसे 315 में पढ़ा, ठीक है। फिर करते हैं फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स आर नथिंग बट रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क, दैट इज ऐसे 330। अब ये रिस्पॉन्सेज टू असेस्ड रिस्क में वो लोग कहते हैं कि आप वो रिस्क को रिस्पॉन्ड करो बाय अप्लाइंग योर प्रोसीजर्स। मैंने कहा क्या करना है प्रोसीजर्स में? बोलता है वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स और जर्नल एंट्रीज। क्या बोलता है? वाउचिंग, वेरिफिकेशन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स करो और जर्नल एंट्रीज करो, ठीक है। ये चैप्टर के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं ना, दैट इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स, ठीक है। तो सैम्पलिंग पहले पढ़ेंगे, फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स पढ़ेंगे। आई नो नंबर वाइज 520 पहले आता है, 530 बाद में आता है, बट हम पहले 530 पढ़ेंगे, उसके बाद 520 पढ़ेंगे, ठीक है। अब जब भी आप वाउचिंग और वेरिफिकेशन कर रहे हो ना, अभी ऑर्गेनाइजेशन में
इतने ज़्यादा वाउचर्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में, 1000 सेल्स वाउचर्स हैं, रिसीट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन में 500 एम्प्लॉई है, ऑर्गेनाइजेशन में इतना ज़्यादा परचेज हो रहा है। अगर इतना ज़्यादा सेल्स, रिसीट्स, वाउचर, एक्सपेंसेस है, आपको क्या लगता है आप एक एक रिकॉर्ड 100% चेक कर पाओगे? हाँ मैम 100% हम वाउच कर पाएंगे। अरे पूरा साल वहां पे थोड़ी दे पाएंगे आप, आपके पास टाइम कंस्ट्रेन है। तो आप क्या करते हो पता है, आप ये पूरे पॉपुलेशन में से फॉर एग्जांपल ये है सेल्स, ये पूरे पॉपुलेशन में जहां पे 1000 वाउचर्स है, इन वाउचर्स में से अराउंड 300 वाउचर्स सिलेक्ट कर लिए, 300 वाउचर्स सिलेक्ट कर लिए। अब ये 300 पे आप अपने प्रोसीजर्स अप्लाई करना स्टार्ट करो। आप ये चेक करोगे कि क्या ये 300 वाउचर्स जो मैंने इकट्ठा किए, क्या ये 300 वाउचर्स सही है? अगर ये 300 वाउचर्स सही निकलते हैं, आप ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हो कि हाँ यार पूरा ही पॉपुलेशन सही लग रहा है। सो व्हाट एग्जैक्टली सैम्पलिंग इज, जस्ट समझो। सो मैम कैन वी नाउ डिफाइन सैम्पलिंग? हाँ जी बिल्कुल। सो व्हाट इज सैम्पलिंग? applying procedures to less than 100% of the population। जो प्रोसीजर मैंने क्या एग्जांपल दिया यहाँ पे, पूरा पॉपुलेशन कितने का था, 1000 वाउचर्स का था। तो अप्लाइंग योर प्रोसीजर्स ऑन लेस देन 100% ऑफ द पॉपुलेशन and drawing conclusion on whole population। on whole population। मेकिंग सेंस? पक्का? सो व्हाट इज सैम्पलिंग? सैम्पलिंग का मतलब होता है कि आप आपके प्रोसीजर्स अप्लाई करोगे सैंपल्स पे जो लेस देन 100% के रहेंगे। बट ये सैंपल को चेक करने के बाद आप ये नहीं कहोगे हाँ हाँ सैंपल सही है, आप बोलोगे सैंपल सही है, इसके बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ पूरा पॉपुलेशन सही है। ये दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है। यू अप्लाई प्रोसीजर्स on less than 100%, but you draw conclusion on the whole population, that is sampling। चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं, समझते हैं। ये है आपका क्लासरूम, खूब सारे स्टूडेंट्स हैं क्लास में, ठीक है, खूब सारे स्टूडेंट्स हैं आपके क्लास में। अब मुझे ICAI के प्रेसिडेंट ने कहा कि मैम आप एक काम करो, ये जो स्टूडेंट्स है ना जो इंटरमीडिएट लेवल एग्जाम अपियर करने वाले हैं, CA इंटर अपियर कर रहे हैं, उनको इवैल्यूएट करते हैं, लेट अस चेक देयर IQ, उनका IQ टेस्ट करते हैं। मैंने कहा ठीक है, बात तो बुरी नहीं है, कर तो सकते हैं। हाँ मैम, ये जो इंटरमीडिएट के स्टूडेंट्स है ना, हम टेस्ट करते हैं कि वो लोग कितने केपेबल हैं कि यार CA आगे कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, आर्टिकलशिप में नॉलेज है कि नहीं बराबर, क्योंकि ये एग्जाम देने के बाद डायरेक्टली उनका आर्टिकलशिप चालू हो जाएगा। तो ये सब हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक। अब CA एग्जाम देने वाले बच्चे इतने ज़्यादा, ठीक है, एंड उन्होंने बोला कि मैम सबको टेस्ट कर लेते हैं। मैंने कहा बॉस देखो सबको टेस्ट करना पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि वो दुनिया के किसी कोने में, इंडिया के किसी पार्ट्स में। तो एक काम करते हैं, हम नमूनों को सिलेक्ट करते हैं। व्हाट इज नमूनों? सैंपल्स। हम सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं और फिर कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। अब मैंने क्या किया पता है, मैंने आपके क्लास में था मिस्टर गुरु गुलाब खत्री। कौन? मिस्टर गुरु गुलाब खत्री। फिर मिस्टर मुन्ना मोबाइल। फिर तीसरा मिस्टर पप्पू पेजर। और चौथा
मिस्टर RDX। ये तुम्हारे क्लास के कुछ सैम्पल्स थे, तो इन सैम्पल्स को मैंने इवेल्युएट करना स्टार्ट किया, इनका IQ वगैरह टेस्ट करना स्टार्ट किया एंड क्वेश्चन वगैरह पूछना स्टार्ट किए कि ये क्या होता है, ऑडिट में इसको कैसा होता है, टैक्सेस में क्या होता है, अकाउंटिंग में क्या करेंगे, लॉ में क्या बताया गया है। ऐसा मैंने इन सबको पूछने की कोशिश की। अब आपको पता ही होगा कि ये लोग जो लेजेंडरी पर्सन आपके क्लास में पढ़ रहे हैं, इन लोगों ने मुझे कैसे आंसर्स दिए होंगे। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, मैं समझ गई, आपको बोलना है यहाँ पे आलिया भट्ट भी है। हाँ भैया, आलिया भट्ट भी है, बस ये है आलिया। ठीक है मिस। मैंने इन सारे नमूनों को चेक किया। सैंपल्स, नमूना मतलब ऐसा मत, सैंपल को हिंदी में नमूना कहते हैं। ठीक है, मैंने ये सारे सैंपल्स को टेस्ट किया। अब आपको भी पता होगा मैंने क्या आंसर दिया होगा ICAI के प्रेसिडेंट को। मैंने कहा सर ये अल्ट्रा लेजेंड लोग है, अल्ट्रा लेजेंड मतलब वो किड मैन लेजेंड ऐसा होता है ना, ये लोग तो अल्ट्रा लेजेंड है, मतलब सुपर लेजेंड है ये लोग। अल्ट्रा लेजेंड है। अब मुझे सच्ची सच्ची बताओ, आप खुद थोड़ा सा सोच समझ करके बताओ, मैंने जो ओपिनियन दिया वो सही दिया या गलत दिया? सब बच्चों को बोल दिया सर ये लोग तो अल्ट्रा लेजेंड है सर। सही दिया या गलत दिया? मानते हो आप भी अल्ट्रा लेजेंड कैटेगरी के हो? हाँ या नहीं? दैट इज अप्रोप्रिएटली करेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, कि मैम ये जो आपने ओपिनियन दिया वो सही नहीं दिया। क्यों मैं सही ओपिनियन डिराइव नहीं कर पाई? क्योंकि मैंने जो नमूनों को सिलेक्ट किया था ना वो सही नहीं किया था। मुन्ना मोबाइल, पप्पू पेजर, RDX, गुरु गुलाब खत्री, आलिया भट्ट, इन सबको आपने सिलेक्ट किया। मैम आपने सिर्फ एक तरफा चेकिंग किया है। जो पॉपुलेशन में दूसरे दूसरे भी लोग हैं उनको भी चेक करो। आप क्लास में से आकाश को चेक करो, चेल्सी, ध्रुवी, विश्वा, नीरवा, इन सबको चेक करो मैम, इन सबका IQ चेक करो। आपको पता चलेगा स्टूडेंट्स बहुत होशियार है मैम, जो IPCC इंटरमीडिएट एग्जाम अपेयर कर रहे हैं बहुत होशियार है। तो ये तो गलत किया मैम, आपने गलत किया है ना। ना, just in order to solve this kind of problem, SA 530 is being launched. 530 कहता है कि आप अगर ऐसा कर रहे हो कि पूरे पॉपुलेशन में से कुछ नमूनों को सिलेक्ट करने के बाद उन पे प्रोसीजर्स अप्लाई करने के बाद ओपिनियन दोगे, हो सकता है आपका ओपिनियन गलत हो। इसके लिए हम थोड़ा बहुत कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, हम थोड़ा बहुत पाथवे गाइड कर देते हैं आपको। तो ये चैप्टर में हमको वो चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो हमको मेजरली क्या क्या पढ़ना है मैं आपको बताती हूँ। हमको पढ़ना है कि जो पॉपुलेशन में से हम सैंपल सिलेक्ट करने वाले हैं वो पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होनी चाहिए। सेकेंड, हम पढ़ेंगे ये पॉपुलेशन में से अगर हम सैंपल सिलेक्ट कर रहे हैं, मतलब पॉपुलेशन की कैरेक्टरिस्टिक तो पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन में से जो सैंपल सिलेक्ट करेंगे ना वो कौन से मेथड के वाया सिलेक्ट होने चाहिए। मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन। फिर थर्ड चीजें हम पढ़ेंगे कि यार सैंपल जब ये सिलेक्ट करेंगे तो हमको कैसे पता चलेगा कि 1 लाख बच्चे हैं तो 1 लाख बच्चों में से एटलीस्ट 10,000 स्टूडेंट्स का IQ टेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो नंबर आ रहा है ना, ये सैंपल साइज कैसे सिलेक्ट करें। तो सैंपल साइज के लिए जो भी फैक्टर्स है, फैक्टर्स वो पढ़ने वाले हैं हम। जैसे अगर आपको थोड़ा बहुत पास्ट जो मैंने पढ़ा है वो थोड़ा याद आ रहा होगा, तो मैंने आपको बोला था कि आप हर बार देखते हो अगर जहाँ पे रिस्क ज्यादा सैंपल साइज ज्यादा होगा, जहाँ रिस्क ज्यादा सैंपल साइज ज्यादा होगा। व्हाट इज दिस? दीज आर द फैक्टर्स। और एक वर्ड आपको याद आना चाहिए, मटेरियलिटी। याद करो मटेरियलिटी। मैंने वहां पे आपको बोला था परफॉर्मेंस मटेरियलिटी, कुछ याद आया? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। अब वो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी में मैंने आपको बोला कि अगर मैंने 4.5 लाख रुपए एज परफॉर्मेंस मटेरियलिटी रखा है
दैट मीन्स छोटे मोटे से मिसस्टेटमेंट है ना, वो मेरे लिए टॉलरेबल है। मुझे याद है, टॉलरेबल रेट ऑफ मिसस्टेटमेंट, इतना एपेटाइट है, मेरे को ऐसा लगता है इतना तो चलेगा यार, तो उसको भी ध्यान रख करके मुझे सैंपल साइज सिलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे वो सारे फैक्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। फिर हम लोग इम्पॉर्टेंटली एक और चीज पढ़ेंगे कि अगर हम लोग ने सैम्पलिंग किया है, अगर हम लोग ने सैम्पलिंग किया है तो सैम्पलिंग के रिजल्ट को कैसे इवैल्यूएट करेंगे। जैसे कि अगर इन पांच लोगों में से मुझे 2 लोग एकदम ही स्मार्ट लगते, एक एवरेज लगता, एक एकदम ही डबू लगता, और एक जो एक बच गया वो ठीक ठाक, उसको तो पढ़ाई में इंटरेस्ट भी नहीं है वैसा लगता, तो इसको इवैल्यूएट कैसे करें हम। अगर सैंपल्स इतने सारे हैं, जैसे कि यहाँ पे भी मैंने 5 जन उठाए हैं, तो इन सैंपल का जो रिजल्ट आया है उसको इवैल्यूएट कैसे करें हम, प्रोजेक्शन कैसे लगाएंगे कि यार कितने जन स्मार्ट है, कितने जन मेन कैटेगरी, कितने जन किड कैटेगरी है। ठीक है, वो सबसे इंपॉर्टेंट बात जो हमको पढ़नी है, बहुत अल्ट्रा इंपॉर्टेंट बात जो हमको पढ़नी है, वो है सैम्पलिंग के वजह से रिस्क। क्या पढ़नी है, सैम्पलिंग के वजह से रिस्क। इतना समझता है पक्का। तो हम लोग फर्स्टली जस्ट ये वाले एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए अभी हमारा सैम्पलिंग का चैप्टर आगे बढ़ाते हैं। सो रेडी, चले आगे बढ़े। ओके, तो सबसे पहली बात उठाते हैं वो है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन। चलिए आपके ऑडिट सार वाली किताब चले जाइए। ये देखिए मैंने यही सारी चीज कही, मीनिंग मैंने अभी आपको बताया, अप्रोच, मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन, सैंपल साइज, सैंपलिंग रिस्क, प्रोजेक्शन एंड इवैल्यूएशन। ठीक है, देखो मीनिंग में देखो यही चीज मैंने आपको बताई, अंडरलाइन करते जाना मेरे साथ साथ ही। Sampling means applying procedure on less than 100% of the items and drawing conclusion on the whole population. अब what is the characteristic of population, मतलब जिस population में से आप samples select करने वाले हो, ये population कैसा होना चाहिए। तो इसकी 3 कैरेक्टरिस्टिक है। बोलता है कार, क्या बोलता है, कार, CAR। C stands for वो population complete होना चाहिए, वो population appropriate होना चाहिए, और वो population reliable होना चाहिए। एक एक करके समझते हैं। ओके, बिफोर आई टीच दिस, मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देना चाहती हूँ आपको। क्या आपने बचपन में कभी अपने फ्रेंड के साथ ये ऐसी छोटी सी गेम, मतलब स्कूल में शायद ऐसा किया होगा, जहाँ पे आप आपके फ्रेंड को बोलते हो कि मैं ना मेरी फिंगर्स को ऐसे ट्विस्ट करता हूँ, ऐसे एकदम ट्विस्ट गोल मरोड़ करके ऐसा ट्विस्ट करता हूँ, फिर दूसरे हाथ से आप आपके सारे फिंगर्स को ढक देते हो, फिर आपके फ्रेंड को कहते हो कि ये सारे ट्विस्टेड फिंगर्स में से यू सिलेक्ट इंडेक्स फिंगर। फिर आपका फ्रेंड वो सारे ट्विस्टेड फिंगर्स में से एक इंडेक्स फिंगर सिलेक्ट करता है, फिर बोलते हैं हाँ ये इंडेक्स फिंगर है, या फिर नहीं ये इंडेक्स फिंगर नहीं है। ऐसे कभी कभी खेला है। हाँ, ऐसे फिंगर्स को पहले ट्विस्ट कर देते हो, दूसरे हाथ से अपने राइट हैंड लेफ्ट हैंड जो भी है उसको होल्ड कर लेते हो, मतलब वो फिंगर्स दिखती नहीं है, सिर्फ ऊपर के टिप्स दिखते हैं ऐसे। फिर उनको बोलते हो कैच होल्ड ऑफ लिटिल फिंगर, कैच होल्ड ऑफ इंडेक्स फिंगर, ऐसे सब करते हो। रिंग फिंगर, यस किया है ऐसा। अगर आपने किया है तो मेरा ये एग्जाम्पल अच्छे से समझेगा। देखो कई बार बचपन में ऐसा करते थे कि देखो जब भी मैं, देखो मैं ऐसा चीटिंग तो नहीं करती, मैं तो आपको पता ही है सीधी सादी बोली वाली मासूम सी। सो ओके, कई बार बचपन में ऐसे करते हैं बच्चे कि उनको पता है कि इंडेक्स फिंगर कैच करना है मेरे फ्रेंड को, ये गेम है, तो वो क्या करते थे, इंडेक्स फिंगर को ऐसे बंद कर देते थे और सिर्फ इतने ही पॉपुलेशन को ऐसे ट्विस्ट करके ऐसे बता दो, बोलते कि कैच होल्ड ऑफ इंडेक्स फिंगर। फिर ऑब्वियसली सामने वाला पर्सन आपको बोलेगा कि अरे ये तो 4 ही है, तो झूठ मूठ बोल देते थे, अरे वो छोटी फिंगर है ना, वो वैसा पकड़ने में आ नहीं रही है, तो छोटी फिंगर दिख नहीं रही, ऐसे करके मामू बनाते थे। यस, एक मिनट मैम, तो इससे सैम्पलिंग का क्या लेना देना है, समझिए। जहां पे आपका पॉपुलेशन इज कंसिस्टिंग ऑफ दिस 5 फिंगर्स एंड अ थंब इंक्लूडिंग,
इट इज कंसिस्ट ऑफ 4 फिंगर्स एंड अ थंब, आपने उसी सैंपल को छुपा दिया है जिसमें मिसस्टेटमेंट है। अब ऑडिटर जब भी ये रिमेनिंग सैंपल्स में से या फिर ये रिमेनिंग पॉपुलेशन में से कोई भी सैंपल सिलेक्ट करेगा, उसको तो ऐसे लगेगा कि हाँ यार ये तो सही है। क्यों? क्योंकि आपका पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं है। जिस पॉपुलेशन में से सैंपल को सिलेक्ट किया जा रहा है वो पॉपुलेशन कंप्लीट नहीं है। समझ में आता है? पक्का? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्लीट, कंप्लीटनेस। कि जो पॉपुलेशन में से आप सैंपल सिलेक्ट करने का मेथड्स क्या है वो मैं तुमको बताऊंगी, बट जिस पॉपुलेशन में से आप सैंपल सिलेक्ट कर रहे हो वो कैसा होना चाहिए। सबसे पहला कार का सी स्टैंड्स फॉर कंप्लीट होना चाहिए। समझ में आ रहा है? एक भी मिस मतलब एक भी वाउचर, एक भी बिल, एक भी इनवॉइस गायब नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं उसको। The population also needs to be complete, which means that if the auditor intends to use the sample to draw conclusion about whether a control activity operated effectively during the financial period or not, the population needs to include all, abhi underline karo, all relevant items from throughout the entire period. मतलब थ्रू आउट द ईयर जो भी हुआ, इन सब की चीज, इन सब की नॉलेज वो पॉपुलेशन में होनी चाहिए। ये वर्ड्स किसी को समझ में आया? कंट्रोल एक्टिविटी ऑपरेटेड इफेक्टिवली। अगर आप टीओसी कर रहे हो, आपको कंट्रोल्स टेस्ट करना है, तो सारे के सारे कंट्रोल्स का नॉलेज होना चाहिए। सारे के सारे कंट्रोल्स का एटलीस्ट उनको बताना चाहिए कि हाँ ये कंट्रोल था, ये कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने इंप्लीमेंट किया था एंड अब ये इस हिसाब से चल रहा है। दैट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड कंप्लीटनेस। सेकेंड आता है अप्रोप्रिएटनेस। क्या बोलता है? अप्रोप्रिएटनेस। व्हाट इज अप्रोप्रिएटनेस? समझो। The auditor will have to determine that the population from which the sample is being drawn is appropriate for the specific objective. Means क्या? मैं बताती हूँ। अगर आपको सेल्स वाउचर सिलेक्ट करना है, तो आप सेल्स वाउचर में से पॉपुलेशन, आप सेल्स के बिल्स में से सैंपल सिलेक्ट करोगे कि परचेज के बिल्स में से वाउचर सिलेक्ट करोगे? मैम, सेल्स चेक करना है तो सेल्स बिल ही चेक करेंगे ना। दैट इज इट। बोलता है जो सैंपल आप सिलेक्ट कर रहे हो, जिस पॉपुलेशन में से आप सिलेक्ट कर रहे हो, वो पॉपुलेशन अप्रोप्रिएट सैंपल, अप्रोप्रिएट पॉपुलेशन होना चाहिए। उस पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करने के बाद ऑडिटर शुड हैव अ रेलेवेंट ऑब्जेक्टिव। उसको होना चाहिए कि हाँ यार ये मेरे लिए रेलेवेंट है, यही चाहिए था मुझे और यही एविडेंस मिला है। दैट इज अप्रोप्रिएट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है, लास्ट वाला पॉइंट, रिलायबल। क्या बोलता है? रिलायबल। अब एक मिनट, रिलायबल का मतलब क्या? एंश्योर दैट द इंफॉर्मेशन परफॉर्म्ड इज एक्यूरेट। इसका मतलब क्या? जस्ट समझो, इमेजिन करो, आप कोई भी काम कर रहे हो, आप सैम्पलिंग कर रहे हो, आप एनालिसिस कर रहे हो, आप ऑब्जर्वेशन कर रहे हो। एक मिनट, मैं ये बताने से पहले आपको एक मूवी का एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। बादशाह मूवी देखिए। बादशाह, बादशाह ओ बादशाह, ट्विंकल खन्ना, शाहरुख खान। देखिए, ओके, उसमें देखिए वो झुनझुन वाला, रिमेम्बर ऐसा एक केस होता है उसमें, लाइक यू नो, शाहरुख खान का ऐसा सीन बताया हुआ है कि वो क्या करता है पता है? कोई भी उसका क्लाइंट आता है ना, तभी उसकी वो जो टूटी फूटी जो ऑफिस रहती है उसको हॉस्पिटल में बदल देता है, उसको मेजर एकदम बड़ी वाली ऑफिस में कभी कभी बदल देता है। कोई ऐसे आता है किसी को गरीब दिखाना तो ऐसे गरीब घर में बदल देता है। व्हाट इज दिस? दिस इज, अगर आई बीइंग ऑडिटर उनके वो बड़े से ऑफिस को देख करके ओपिनियन निकाल रहे हो ना, मेरे को ऐसा लगता है कि हाँ यार इनके पास तो बहुत पैसा है, यही तो सीआईडी है, यही इंस्पेक्टर है, यही इन्वेस्टिगेटर है, ऐसा मैं ओपिनियन फ्रेम कर लूंगी। बट प्रॉब्लम ये है, जिस एविडेंस या फिर जिस पॉपुलेशन को मैंने देखा और ओपिनियन फ्रेम किया, वो रिलायबल ही नहीं था, वो भरोसेमंद ही नहीं था। तो सबसे पहले तो मुझे ये चेक करना पड़ेगा, जिस एविडेंसेस को मैं कलेक्ट कर रही हूँ, जिस पॉपुलेशन को मैं चेक कर रही हूँ, क्या वो सही और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन तो है ना। ऐसा तो नहीं है ना कि मुझे दिखाने के लिए एक फाइल चेंज कर दी, ऐसा तो नहीं है ना मैं चेकिंग करूँ उसके पहले उन्होंने नंबर्स फिगर सब बदल दिए।
दैट इज अ लास्ट पॉइंट. एंश्योर एक्यूरेसी. समझ में आता है? सो कंप्लीट में मैंने आपको वो गेम वाला एग्जाम्पल दिया. यहां पे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया बादशाह ओ बादशाह. समझता है? पक्का? सो क्या पढ़ा? मीनिंग पढ़ा और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन पढ़ा. मीनिंग में पढ़ा लेस देन 100% ऑफ पॉपुलेशन को चेक करेंगे, ओवरऑल 100% ऑफ पॉपुलेशन पे ओपिनियन देंगे. उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन में पढ़ा कार, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड रिलायबल. सॉरी, अप्रोप्रिएटनेस एंड रिलायबल. समझ में आता है? पक्का? एंड जहां पे अप्रोप्रिएटनेस लिखा है ना, वहां पे लिख दो इट इज लिंक्ड एंड यूजफुल. आगे बढ़े? पक्का? ओके, चलिए अब आगे बढ़ना है विथ अप्रोप्रिएट विथ अप्रोचेस फॉर सैम्पलिंग. व्हाट इज अप्रोचेस फॉर सैम्पलिंग? बेसिकली दिस इज नथिंग बट मेथड्स. मेथड्स में ही इसी से आगे बढ़ाने वाली. तो फिलहाल आप ऑडिट सार को 2 मिनट के लिए होल्ड कीजिए. हम हमारे हिसाब से पहले पढ़ते हैं, लिखते हैं, फिर हम लोग सार में चलते हैं. चलिए, approaches for sample selection. For sample selection. जरा ध्यान दीजिए, जरा ध्यान दीजिए. अगर हम बात कर रहे हैं अप्रोचेस फॉर सैम्पल सिलेक्शन, फ्लो समझिए कैसा पढ़ा. पहले तो पढ़ा कि पॉपुलेशन होता क्या है, सॉरी सैम्पलिंग होता क्या है, पॉपुलेशन में से सैंपल सिलेक्ट करो. फिर उन्होंने बोला कि पॉपुलेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है. अब बता रहे सैंपल सिलेक्शन करने के अप्रोचेस क्या हो रहा है. समझा? अब ये देखिए, जब भी मैं सैंपल सिलेक्शन के बारे में बात करूं, देयर आर इन टोटलिटी 2 अप्रोचेस. वन स्टैटिस्टिकल अप्रोच एंड दूसरा नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच. ये स्टैटिस्टिकल वर्ड है ना, स्टैटिस्टिकल, स्टैटिस्टिकल डिनोट्स दैट यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई मैथमेटिकल टूल का यूज करने वाला है. यहाँ पे हम लोग कोई ना कोई फॉर्मूला, प्रोबेबिलिटी थ्योरी, कोई थ्योरी का यूज करें, मतलब कहीं ना कहीं हम मैथ्स का यूज करने वाले हैं. अब वेट होल्ड, आप चले जाओ चैप्टर नंबर 3 में, मतलब चले जाओ इन द सेंस पेजेस टर्न मत कीजिए, बट ये याद कीजिए मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था वहाँ पे, ऑडिट विद अदर डिसिप्लिन्स. वहाँ पे ऑडिट विद मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स ऐसा भी एक आंसर आया था. वहां मैंने आपको बोल करके रखा था कि बेटा जब मैं आपको सैम्पलिंग पढ़ाऊंगी ना, तब ये अब आराम से लिंक हो जाएगा. देखो अभी शायद आपको वो लिंक हो रहा होगा कि क्यों ऑडिटर को मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स का भी थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि सैम्पल सिलेक्शन इज हैविंग 2 अप्रोचेस. समझ में आता है? सो जहां पे आप स्टैटिस्टिकल के बारे में बात कर रहे हो, दिस इज मोर साइंटिफिक इन नेचर. This is based on mathematical tools. This is based on theories. ये कुछ भी आंख बंद करके अंधाधुंधी में किसी को भी सैंपल सेलेक्ट नहीं करेंगे. हम प्रोबेबिलिटी चेक करेंगे. अगर आपने बचपन में लाइक कभी भी 11th 12th स्टैंडर्ड मैथ्स में, 10th स्टैंडर्ड मैथ्स में प्रोबेबिलिटी एज अ चैप्टर पढ़ा होगा, आपको ये सारे क्वेश्चंस आते थे कि आउट ऑफ कार्ड्स, मतलब से फॉर एग्जांपल आप कार्ड्स खेल रहे हो, आउट ऑफ कार्ड्स व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड विच यू सिलेक्ट, दैट इज एस कार्ड, that is queen, that is jack, that is king. ऐसा करके प्रोबेबिलिटी आता था. अब क्या करते थे वहां पे, फॉर्मूलाज लगाते थे प्रोबेबिलिटी का. यस, आप एमसीक्यू में भी कई बार तुक्के मारते हो, है ना. ये एमसीक्यू में तुक्का भी बहुत सोच समझ करके मारा जाता है कि यार क्या प्रोबेबिलिटी है, 4 है तो गलत जाने का चांसेस कितना है, 25%. तो उन सबको बोला जाता है कि दैट इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच.
दैट इज अ स्टैटिस्टिकल अप्रोच, ठीक है। एंड मैक्सिमम टाइम्स आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच ही सिलेक्ट करते हो, आप स्टैटिस्टिकल अप्रोच ही सिलेक्ट करते हो। क्यों? क्योंकि कारण है ना, अगर किसी ने आपसे पूछा कि ऐसा क्यों किया, तो आप बोल सकते हो कि ऐसा थ्योरी था यार, साइंटिफिकली ऐसा किया है, मैथ्स अप्लाई करके किया, अंधाधुंधी नहीं किया। तो मैम नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच क्या होगा? अंधाधुंध। एक्चुअली अंधाधुंध भी नहीं कह सकते, इसको बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है। So how many approaches do you have for sample selection? Two. Statistical approach and non-statistical approach. ठीक है, अब मैं आपको मेथड्स भी इसी के साथ साथ पढ़ा दे रही हूँ, ठीक है। कई बार हम लोग मानते हैं कि स्टैटिस्टिकल टूल इज मोर एडवांटेजेस बिकॉज वी हैव रीजन। उसके एडवांटेजेस भी मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ कि क्यों स्टैटिस्टिकल अप्रोच इज मोर एडवांटेजेस, तो उसके पॉजिटिव साइड भी मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रही हूँ विथ मेथड्स। विथ मेथड्स, बेसिकली मेथड्स में मैं आपको यहाँ पे मेथड्स लिख रही हूँ, फिर आपका अभी एक टेस्ट लूंगी मैं कि कौन सा मेथड स्टैटिस्टिकल लग रहा है कि कौन सा मेथड नॉन स्टैटिस्टिकल लग रहा है, ये आपको मुझे डिफाइन करके देना है, ठीक है। बेसिकली देयर आर 5 मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन। 5 मेथड्स ऑफ सैंपल सिलेक्शन। सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है इट इज अ मेथड वेयर each and every sample has equal chance of selection. Each and every sample in the population has equal chance of selection. मतलब say for example आपका 1000 वाउचर्स का कोई पॉपुलेशन है, आप रैंडम सैम्पलिंग इस हिसाब से अप्लाई करोगे दैट 100 में से एक एक सैंपल का इक्वल चांस है ऑफ सिलेक्शन, दैट इज रैंडम सैम्पलिंग। बट मैम करेंगे कैसे, बताते हैं। रैंडम सैम्पलिंग के लिए वी यूज some kind of random number tables. आपके लिए मैं एग्जांपल ले रही हूं लॉग टेबल, एग्जांपल नंबर 1। और ये जो ऑरेंज से लिख रही हूँ ये तुमको ज्यादा अच्छे से समझेगा, ये ज्यादा लिखना, ठीक है। मैं लिख लॉग टेबल। अब एक मिनट, व्हाट इज लॉग टेबल? अगर आपने कभी लॉग टेबल देखा है कि लॉग में जो भी नंबर आने वाले होते हैं ना, लॉग लॉग ई, लॉग 1, लॉग 2, फिर उसके भी 00, 01, 02, इन सब में जो नंबर्स लिखे होते हैं ना, वो आप बाहर नहीं कर सकते। दैट इज समथिंग बेस्ड ऑन सम मैथ्स, कोई फॉर्मूला है ये ना वो ना, वो लॉग नंबर की सीरीज तुमको दी जाती है। अब मैंने क्या किया, मैंने वो लॉग नंबर टेबल निकाला, दिस इज लॉग टेबल। लॉग टेबल में log 1 की सीरीज चालू थी, 0, 0, 0.007, 0.019, फिर 01, 03, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नाउ ऐसे ऐसे नंबर्स चालू थे, ठीक है। अब मैंने कहा कि ये जो लॉग टेबल है ना, उसके लास्ट 2 डिजिट्स वाले मैं सारे इनवॉइसेस चेक करूंगी। अब इसका मतलब ये, मैम आप 7 नंबर वाला वाउचर सिलेक्ट करोगे? हाँ। आप 19 नंबर वाला वाउचर सिलेक्ट करोगे? हाँ। 03 नंबर वाला वाउचर सिलेक्ट करोगे? हाँ। सो ऑन एंड सो फोर्थ, ऐसे आगे 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 बढ़ते जाएंगे। जैसे ये सीरीज बढ़ रहा है उतने वाउचर्स हम सिलेक्ट करेंगे और चेक करेंगे। तो ये 1000 में से 7 नंबर वाला वाउचर, 19 नंबर वाला वाउचर, 3 नंबर वाला वाउचर, जो भी आगे जितना जितना भी आ रहा है उतने वाउचर्स हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये हो जाएगा मेरा सैंपल।
तो ये था पॉपुलेशन, ये था पॉपुलेशन, ये है सैंपल। अब मैं ये 1000 में से जो ये 300 सैंपल सिलेक्ट किए उनको चेक करूंगी। उस 300 सैंपल का जो भी ओपिनियन आएगा वो बोल दूंगी कि हाँ यार पूरा सैंपल ऐसा, सॉरी पूरा पॉपुलेशन ऐसा ही होगा। समझा क्या किया मैंने? मैंने अप्लाई किया है रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज रैंडम सैम्पलिंग? रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है दैट ईच एंड एवरी वाउचर एलिमेंट इन द पॉपुलेशन हैज इक्वल चांसेस ऑफ सिलेक्शन। बट मैम ये सिलेक्ट कैसे करते हो आप? वी डू इट ऑन द बेसिस ऑफ रैंडम नंबर टेबल। आपको एग्जाम्पल के नाम पे मैंने दिया है लॉग टेबल। एंड मैम रैंडम नंबर टेबल हमको कैसा पता चलेगा? आप कंप्यूटर में एक्सेल शीट पे रैंडम नंबर टेबल का कमांड दे सकते हो। आप कंप्यूटर में एक्सेल शीट पे रैंडम नंबर टेबल का कमांड दे सकते हो। इज इक्वल्स टू RN कैपिटल में लिखना है, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज और एंटर। ठीक है, और ऐसे करके हर बार एवरी न्यू टाइम यू आस्क एक्सेल शीट टू गिव यू रैंडम नंबर टेबल, वो एवरी टाइम नई सीरीज ला करके तुमको देगा। समझ में आता है? पक्का? सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू सिलेक्ट सैंपल। ये था मेथड ऑफ सिलेक्टिंग सैंपल, पहला मेथड। पहला मेथड, ठीक है। अब इसमें और एक चीज, एक इंपॉर्टेंट चीज, से फॉर एग्जांपल ये जो 3 नंबर वाला वाउचर है ना, ये बहुत ही छोटी अमाउंट का है। ये 3 नंबर वाला वाउचर बहुत ही छोटी अमाउंट का है। मतलब दिस इज समथिंग जहां पे मैं ये कह सकती हूँ कि वो हार्डली 500 रुपए का है। तो क्या मैं वो वाउचर को इग्नोर कर सकती हूँ? खाली 500 रुपए का वाउचर है, बाकी सब 10,000, 20,000, 15,000, 25,000 वैसे वाउचर है। तो क्या मैं 3 नंबर वाला वाउचर इग्नोर कर दूं? क्योंकि वो बहुत छोटी अमाउंट का है यार, एकदम छोटी अमाउंट का। क्या करें, इग्नोर कर दे? हाँ या नहीं? बोलो। मैम अंतरात्मा से तो ऐसा लगता है इग्नोर कर लेना चाहिए, 500 रुपए के लिए कौन वाउचर चेक करेगा? बट ये मेथड कहता है हम इग्नोर नहीं कर सकते। अगर हम इग्नोर करने लगे तो ये बात झूठी साबित हो जाएगी। अगर हम इग्नोर करने लगे तो ईच एंड एवरी, इसका इक्वल चांस नहीं है, इसका तो चांस चला गया क्योंकि इसका अमाउंट छोटा है। समझ में आता है? सो क्या बोला हमने? अगर अमाउंट बड़ा हो या अमाउंट छोटा हो, हम सैंपल सिलेक्शन पे इफेक्ट नहीं आने देंगे, क्योंकि हमने रैंडम नंबर टेबल सिलेक्ट किया यार। वो टेबल बोलता है 1 नंबर का वाउचर सिलेक्ट करो तो करो, बोलता है 3 नंबर करो, बोलता है 19 नंबर, उस वो वाउचर को भी अमाउंट बहुत छोटा है मैम फिर भी करो। सो हियर योर कॉन्शियस बायस का क्या मतलब होता है? जानते हुए आप कोई भी सैंपल को इग्नोर नहीं कर सकते। आप होशियारी नहीं जा सकते कि नहीं नहीं मुझे लगता है 300 रुपए वाला वाउचर कौन सिलेक्ट करेगा, ऐसा आप नहीं कर सकते। सो हियर वन मोर important थिंग टू बी नोटेड, sample selection will not be based on conscious bias. What is this word? समझो, what is conscious? Conscious का मतलब होता है जानते हुए कोई सैंपल को इग्नोर कर देना। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है छोटा अमाउंट है इसको इग्नोर कर देते हैं, ऐसा हम नहीं कर सकते। समझ में आता है? सबसे पहला रैंडम सैम्पलिंग क्लियर है? पक्का? श्योर? आगे बढ़े? ओके। आई गेस जो भी ये लोग कॉपी कर रहे हैं ये साथ साथ में ऐसे नीचे नीचे कॉपी करते जाना। मेरे लिए एक ही स्क्रीन है इसके लिए मैं इरेज कर रही हूँ। आप आपके नोटबुक में जैसा है नीचे नीचे कॉपी करते जाइएगा और उस हिसाब से फॉर्मेट बनाइए। अगर आपको लगता है कि नीचे नीचे कॉपी नहीं होगा तो मैंने ये चार्ट बनाया है, आपने ये रैंडम नंबर ऐसा बना दिया है, तो अभी मैं जो दूसरा यहाँ लिख रही हूँ ना अब उसको नीचे लेके आना यहाँ पे लाइक दिस। ठीक है, तो इधर मैं इसको ऐसे इरेज कर देती हूँ, चार्ट नहीं बनाते, अननेसेसरी बुक में ये ड्रॉ करने में दिक्कत आएगी।
ठीक है। अब सेकेंड, रैंडम सैम्पलिंग के बाद मैं आपको डायरेक्टली सिखाती हूँ हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग के बाद हम करते हैं हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। अब ये दोनों शब्द एकदम मिलते जुलते से शब्द हैं, ये दोनों शब्द एकदम मिलते जुलते से शब्द हैं। तो जरा समझिए और मुझे बताइए, रैंडम मैंने आपको सिखाया, हैप्पैजार्ड आप मुझे बताओ, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग? मैम हैप्पैजार्ड मतलब रैंडम, ऐसे ही मैम रैंडमली सैंपल सेलेक्ट कर लेना, ऐसा वाला फीलिंग आया होगा आपको। व्हाट इज हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग? अब यहाँ पे तुम्हारा तुक्का काम आएगा। मैम अपनी मन मर्जी से सैंपल सेलेक्ट करना, जहां पे योर कॉन्शियस बायस कैन वर्क। योर कॉन्शियस बायस कैन वर्क मतलब क्या? चलो मैं एक चीज बताती हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मेरे हाथ में पूरी फाइल है, ये पूरी फाइल है ऑफ परचेज वाउचर्स, ठीक है। अब मैंने ये परचेज वाउचर्स ऐसा रखा, फिर रैंडमली एक पेज घुमाया हैप्पैजार्ड सिलेक्शन के लिए, ऐसे जस्ट पेज घुमाया और मेरे सामने आया है बिल 102। मैंने वो बिल को चेक कर दिया, ठीक है, डेट बराबर है, अमाउंट बराबर है, सिग्नेचर बराबर है, सेल्स बराबर किया है, ये वो ऐसा सब कुछ कर लिया। फिर मैंने फिर से 2-4 पेजेस उठाने के बाद पेज टर्न किया, मेरे हाथ में सैंपल आया है 125, वाउचर नंबर 125। अब मैंने जब ये 125 वाला वाउचर देखा ना, मैंने देखा यार ये तो हार्डली 300 रुपए का है, छोड़ो इग्नोर करो, दूसरा। फिर मैंने पेजेस उठा करके टर्न किए, तब मेरे हाथ में आया 204, मैंने 204 चेक कर लिया। ऐसे करके मैंने वो पूरी फाइल ऐसे पेजेस घुमा घुमा करके देखा कि चेक करने जैसा है तो कर लिया, नहीं है तो इग्नोर, दूसरा। ऐसा किया, इसको हम कहते हैं हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। क्या कहते हैं? हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग। समझ में आता है? पक्का? श्योर? 100% करेक्ट? दैट इज व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। तो मैम रैंडम और हैप्पैजार्ड में फर्क क्या हुआ, मैं बताती हूँ। हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग इज इक्वल्स टू, सॉरी ऐसा नहीं लिखते, रैंडम सैम्पलिंग लिखते हैं। रैंडम सैम्पलिंग इज इक्वल्स टू हैप्पैजार्ड सैम्पलिंग माइनस कॉन्शियस बायस। अगर हैप्पैजार्ड में से मैं कॉन्शियस बायस निकाल दूं तो वो अपने आप रैंडम सैम्पलिंग हो जाएगा। एंड व्हाट इज कॉन्शियस बायस? जानते हुए, सोच समझते हुए, जानते हुए सोच समझते हुए हम जो सैंपल्स को सिलेक्ट करते हैं ना, उसको कहते हैं कॉन्शियस बायस। समझ में आया? पक्का? श्योर? अब तीसरा, थर्ड। अब ये इजी इजी है। थर्ड टाइप या फिर थर्ड मेथड ऑफ सैंपल सिलेक्शन इज ब्लॉक सैंपलिंग। क्या कहते हैं? ब्लॉक सैंपलिंग। मैम ये क्या होता है? ब्लॉक सैंपलिंग का क्या मतलब होता है? समझो, ब्लॉक सैंपलिंग का मतलब होता है कि आप एक पूरा का पूरा ब्लॉक उठा लो फ्रॉम द पॉपुलेशन। अरे मैम मतलब, रुको, सी फॉर एग्जाम्पल कंपनी खूब सारे प्रोडक्ट्स में डील कर रहा है, खूब सारे प्रोडक्ट्स में, ठीक है, जैसे कि मोबाइल, टीवी, लैपटॉप, ओवन, माइक्रोवेव, ये सब कुछ में डील कर रहा है। तो अब मैंने क्या किया, ये सारे के सारे सेल्स ही है कंपनी के लिए। मोबाइल का सेल्स, लैपटॉप का सेल्स, टीवी का सेल्स, और क्या बोल सकते हैं,
माइक्रोवेव ओवन का सेल्स और एसी का सेल्स, ये सब कुछ सेल्स ही है कंपनी के लिए। अब मैं क्या कर रही हूँ, ये सारे ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉपुलेशन, बेसिकली ये पॉपुलेशन सेल्स का ही है, बट मैं एक पूरा ब्लॉक उठा लेती हूँ। मैंने कहा कि बाकी सब तो ठीक है, इन सब में से लैपटॉप और ओवन का सेल्स चेक कर लो। अब मैंने क्या किया, मैंने एक पूरा ब्लॉक उठा लिया, अब इसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। सो आउट ऑफ सो मेनी वाउचर्स ऑफ सेल, मैंने लैपटॉप का ब्लॉक और ओवन का ब्लॉक उठा लिया, दैट इज ब्लॉक सैम्पलिंग। तो इस बार मैंने सैंपल कैसे उठाया, ब्लॉक उठा लिया मैम, और उसको पूरा पूरा चेक किया। समझ में आता है, ये फर्स्ट मेथड ऑफ ब्लॉक सिलेक्शन। सेकेंड, हम कई बार, ए लिखती हूँ नहीं तो समझेगा नहीं, बी, हम कई बार ऐसा भी करते हैं जैसे कि हम ऑडिट कर रहे हैं कोई होटल इंडस्ट्री का। अभी होटल इंडस्ट्री में ना हॉलीडे पीरियड रहता है ना, तभी होटल इंडस्ट्री का पीक पीरियड चलता है। तो डिपेंडिंग अपॉन जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर, हमको पता है कि दिसंबर बिकॉज क्रिसमस वेकेशन है, मई जून, अप्रैल मई जून, बेसिकली आपके लिए नहीं, आई नो आपके साथ दिल पे पत्थर रख करके सिर्फ सुन लो, मई जून ये भी एक अप्रैल मई जून बेसिकली हॉलीडे सेशन रहता है। तो यहाँ पे ना सबसे ज्यादा ये कंपनी का सेल्स होता होगा। तो हमने क्या किया कि बाकी सारे मंथ को लीव, इसको और इसको अच्छे से चेक करो। यहाँ पे भी मैंने पूरे मंथ के ब्लॉक को उठाया है, पूरे मंथ के जितने भी सेल्स है उसको उठा लिया है। समझ में आता है। सो ईदर द पॉपुलेशन इज हेट्रोजीनियस इन नेचर, हेट्रोजीनियस इन नेचर, उसको होमोजीनियस बना करके पॉपुलेशन चेक करो, या फिर जहां पे आपको लगता है कि ये मंथ का सेल ज्यादा होगा, ये मंथ का पॉपुलेशन चेक करने जैसा है, तो पूरा ब्लॉक उठा लो। मैम अभी इस ब्लॉक में से फिर से अंदर अंदर सिलेक्शन करेंगे? नहीं, ये पूरा ही ब्लॉक उठा करके फुल चेक करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी तुमने सैम्पलिंग कर लिया है। ये पूरे 100% में से आपने सिलेक्ट किया है इसको और इसको, अभी इसके अंदर फिर से इंटरनल सैम्पलिंग नहीं करोगे। समझ में आता है पक्का? बट मैम लैपटॉप में भी बहुत ज्यादा वाउचर, मतलब लैपटॉप के बिना अपने आप सिर्फ लैपटॉप के 2 लाख सेल्स वाउचर है। अब क्या करें? नाउ दैट इज योर चॉइस, आप ये ब्लॉक सैम्पलिंग को रैंडम सैम्पलिंग के साथ मिक्स करके भी यूज कर सकते हो। समझ में आया? पक्का? श्योर? सो 3 मेथड पड़े, कौन से? रैंडम, हैप्पैज़ार्ड, ब्लॉक। रैंडम, हैप्पैज़ार्ड, ब्लॉक। अब और दो। फोर्थ सिलेक्शन इज मॉनिटरी सिलेक्शन। व्हाट इज मॉनिटरी सिलेक्शन? यस, अमाउंट के आधार पे। अमाउंट के आधार पे सिलेक्शन, दैट इज मॉनिटरी सिलेक्शन। ठीक है, फिफ्थ एक्चुअली इससे लिंक्ड है, तो मैं साथ साथ में ही पढ़ा रही हूँ, खत्म नहीं हुआ है। लास्ट होता है वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। यस, ये जो 2 शब्द मैंने साथ साथ में लिखे, इसको एक्चुअली 5 नंबर देने से अच्छा मैं ऐसा लिख सकती हूँ, 4A और 4B। ये साथ साथ पढ़ाने का क्या कारण है समझो। आप ना मॉनिटरी सिलेक्शन में ये भी सिलेक्शन देखोगे, वैल्यू वेटेड सिलेक्शन। अब ये मॉनिटरी सिलेक्शन और वैल्यू वेटेड सिलेक्शन क्या होता है? मॉनिटरी सिलेक्शन इज जस्ट बेस्ड ऑन योर अमाउंट्स, हायर वैल्यू को सिलेक्ट कर लो, हायर वैल्यू को सिलेक्ट कर लो। और वैल्यू वेटेड का क्या मतलब होता है? जहां पे आप वेट असाइन करते हो। गाइस, डू यू रिमेंबर मटेरियलिटी? यस, अब मटेरियलिटी में आपने पूरा एक रेंज डिसाइड कर लिया था, 5 लाख के ऊपर वाले ये मेरे लिए मटेरियल है। यहाँ पे आपने एक पूरा रेंज डिसाइड कर लिया था।
यहाँ पे आप एक अमाउंट सिलेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे वो बिल को देख करके, वो अमाउंट को देख करके आप सैंपल सिलेक्ट करोगे। ठीक है, बेसिकली आपके मॉड्यूल में ये दोनों सेम ही है। आप मॉनेटरी का पैराग्राफ पढ़ोगे, उसी में आएगा एक्चुअली दिस इज अ वैल्यूएटेड, मतलब दोनों तरीके से आपने उसकी कीमत पे, जो सैंपल है उसकी कीमत पे रिलायबिलिटी रख करके वो सैंपल को सिलेक्ट किया। मेकिंग सेंस? पक्का? सो व्हाट इज मॉनिटरी? आपने अमाउंट को देख करके उसको सिलेक्ट किया। व्हाट इज वैल्यू वेटेड? आपने वैल्यू, एम्फसाइज, रेंज, आपके लिए ये कितना इंपॉर्टेंट है वो देख करके उसको सिलेक्ट किया है। ठीक है, सो इट इज बोथ आर गिविंग यू रेलेवेंस ऑफ अमाउंट, जहां पे पैसा ज्यादा है। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू वेटेड सिलेक्शन है, बट यहाँ पे डायरेक्टली मॉनिटरी, पैसों बेस्ड सिलेक्शन है। ओके, अब लास्ट आता है, एकदम ही लास्ट, इसको मैं पॉइंट नंबर 5 दे देती हूँ। दिस इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग, व्हाट इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग? आई टेल यू। मेरा लकी नंबर है 10, क्या है? 10, तो मैं एवरी 10th वाउचर को सिलेक्ट करती हूँ। इसको ना सिस्टमैटिक सैम्पलिंग और इंटरवल सैम्पलिंग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इंटरवल सैम्पलिंग। अब अगर मेरा लकी नंबर है 10, तो 10 के इंटरवल में मैं हर वाउचर को सिलेक्ट करूंगी। मतलब अगर 1 से लेकर के 1000 तक के वाउचर्स है, एवरी 10th वाउचर मैं सिलेक्ट करूंगी। 10th, 20th, 30th, 40th, 50th, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसको हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। चलो, मैंने ये सिस्टमैटिक सैम्पलिंग सिखा तो दिया, बट डू यू फील ये इफेक्टिव मेथड है ऑफ सैंपल सिलेक्शन? हाँ या नहीं? हाँ मैम, ठीक है ना, सीरीज चलती जाएगी। 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, आगे आगे। क्या दिक्कत है? इजी भी तो है, बोलो, चलेगा? मैम चलना तो चाहिए, बट एक दिक्कत है, ये हम यूजुअली सिलेक्ट नहीं करते। मैं आपको रीज़न बताती हूँ। अगर एक बार मैंने 10th की सीरीज में वाउचर सिलेक्ट करना स्टार्ट किया ना, जो अकाउंटेंट है या जो मैनेजमेंट है, वो ये सीरीज को प्रेडिक्ट कर पाएंगे। उनको पता रहेगा कि मैम हर बार आकर के सेल्स की 10th की सीरीज को चेक कर रही हैं, तो एवरी 10th सैंपल विल बी राइट, वो लोग सही रखेंगे। जो बीच वाले सैंपल है यहाँ पे जोड़ कर लेंगे। तो बोलो ये सही होगा या गलत होगा? गलत होगा ना मैम। सिस्टमैटिक सैम्पलिंग का ये एक मेजर ड्रॉबैक है कि ये जो इंटरवल सैम्पलिंग हम कर रहे हैं ना, ये इंटरवल सैम्पलिंग इज एक्चुअली नॉट एडवाइजेबल बिकॉज इट इज प्रेडिक्टेड। इट कैन बी इजीली प्रेडिक्टेड। लोग अंदाजा लगा सकते हैं, अच्छा 10 की रेंज में वाउचर सिलेक्ट कर रहे हो, ये आ तो 10 નું ટેબલ છે, this is 10 का टेबल, right? Now because this is predictable, what is predictable? अंदाजा लगाया जा सकता है। बिकॉज दिस इज प्रेडिक्टेबल, आप मुझे बताओ ये डिसएडवांटेज को आप कोप अप कैसे करोगे? करना तो सिस्टमैटिक ही है, करना तो रेगुलर इंटरवल ही है, बट अगर अकाउंटेंट को गुमराह करना है तो व्हाट विल यू डू नेक्स्ट? मैम बार बार सीरीज बदलते रहो, ऐसा बोलोगे आप कि मैम ये जो 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 इंटरवल है आपका 10 का, वो बदलते रहो। गुड, बट मेरा लकी नंबर 10 है, मुझे 10 का ही सीरीज चाहिए। तो स्टैंडर्ड मुझे कहता है, दिस इज ऑल्सो वैलिड पॉइंट। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, चेंज द सीरीज, ए लिखती हूँ मैं यहाँ पे, चेंज द इंटरवल। या फिर बी, चेंज द ओरिजिनल सिलेक्शन। रुको, क्या बताया मैम आपने? समझो,
ये है 1 2। ठीक है, इतने वाउचर्स फिलहाल के लिए मैं एग्जाम्पल के तौर पे ले लेती हूँ। फर्स्ट दिन मैंने सिर्फ 10 वाउचर सिलेक्ट किए जहाँ पे 10 की सीरीज चल रही थी, तो मैंने 1 और 10 सिलेक्ट किया। फिर आफ्टर 10 कौन सा आता है 10th वाउचर, ये वाला। अब मैं नेक्स्ट दिन जब भी गई ना, मैंने कहा मैं इसको फर्स्ट सिलेक्ट करती हूँ। अब यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आ गया 10th वाउचर। तो मैंने किया क्या, चल रही है 10th की सीरीज ही, यहाँ पे आया था 10, मैनेजमेंट को लगा होगा कि अभी वो मैम 20 सिलेक्ट करेगी, बट मैंने सिलेक्ट किया 21। क्यों? क्योंकि मैंने ओरिजिनेशन, जहां से मैंने फर्स्ट काउंट करना स्टार्ट किया ना, वो चेंज कर दिया। जहां से मैंने फर्स्ट ओरिजिनल काउंट करना स्टार्ट कर दिया, वो ओरिजिनेशन चेंज कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट टाइम मैम इसको स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ो और यहां से 10th वाउचर सिलेक्ट करो। समझ में आता है? पक्का? So these are the two methods wherein we can fight back for predictions. अगर कोई प्रेडिक्शन करके बैठा है तो हम ये अप्लाई कर सकते हैं कि इधर यू चेंज द इंटरवल या फिर यू चेंज द ओरिजिनल नंबर ऑफ सिलेक्शन। समझ में आया? पक्का? श्योर? 1001%। तो मैंने अभी आपको 5 मेथड सिलेक्ट, कौन से 5? देखिए ये वाले, रैंडम सिलेक्शन, हैप्पैजार्ड सिलेक्शन, ब्लॉक सिलेक्शन, मॉनिटरी सिलेक्शन और सिस्टमैटिक सिलेक्शन। ठीक है, अब रुको 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 रुको, खत्म नहीं हुआ है, मेजर काम तो अभी आपका चालू हुआ है। अब ये पांचों को डिसाइड करो कि ये पांचों में से कौन सा स्टैटिस्टिकल है और कौन सा नॉन स्टैटिस्टिकल है। चलिए बताइए। रैंडम सैम्पलिंग, चलो बताते जाओ तो मैं साइड में लिखती जाती हूँ, बोलो। रैंडम सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल? इसका रीजन भी मैं पूछूंगी, कुछ भी ऐसा बुक में से देख करके बोलोगे ये नहीं चलेगा। बोलिए। रैंडम सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल? ये स्टैटिस्टिकल टूल है। क्यों मैम? ये देखो, इट इज बेस्ड ऑन साइंटिफिक टूल। मैंने आपको बोला था आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आपको बोला है कि छोटा अमाउंट है इग्नोर कर देते, नहीं चलेगा। स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग हैप्पैजार्ड, यहाँ पे आपका कॉन्शियस बायस वर्क कर रहा है, नॉन स्टैटिस्टिकल। यहाँ पे आपका अंदाजा काम आने वाला है, यहाँ पे आपका कॉन्शियस बायस काम आने वाला है, एक्सपीरियंस काम आने वाला है। हैप्पैजार्ड इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। ब्लॉक, ब्लॉक सैम्पलिंग स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल? यहाँ पे कोई मैथ्स अप्लाई करने वाले हैं या नॉन स्टैटिस्टिकल लग रहा है? यहाँ पे कोई मैथ्स, कोई प्रोबेबिलिटी नहीं है, दिस इज डायरेक्ट नॉन स्टैटिस्टिकल। मैंने बोला मुझे लग रहा है लैपटॉप को चेक कर लो, तो पूरा लैपटॉप का ब्लॉक आपने सिलेक्ट कर लिया। दिस इज अ नॉन स्टैटिस्टिकल टूल। नेक्स्ट, मॉनिटरी वैल्यू वेटेड सैम्पलिंग। बोलो, स्टैटिस्टिकल है या नॉन स्टैटिस्टिकल? एब्सोल्युटली, जब भी आप वेट असाइन करोगे, जब भी आप किसी को इंपॉर्टेंट असाइन करोगे, अमाउंट हाई मटेरियलिटी डिसाइड करोगे, मैथ्स आएगा, वैल्यू वेटेड। मुझे आई गेस आकाश ने आंसर दिया था। ठीक है, सो दिस इज स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। एंड लास्ट, ये तो सीधा सीधा चौका चौका दिख रहा है, आप एक इंटरवल फॉलो कर रहे हो, आप एक प्रोबेबिलिटी थ्योरी फॉलो कर रहे हो, एक सिस्टमैटिक वे में मैथ्स में, मतलब एवरी 10th वाउचर आप सिलेक्ट कर रहे हो।
स्टैटिस्टिकल सैम्पलिंग। समझ में आता है? तो ये 5 मेथड को हम लोगों ने अप्रोचेस में डिवाइड कर दिया है। चलो एक बार फटाफट अपने सार में चलो। चलिए, अप्रोचेस टू सैम्पलिंग मैंने कहा दो, स्टैटिस्टिकल, नॉन स्टैटिस्टिकल। इट इज अ रैंडम सिलेक्शन, इट यूजेस प्रोबेबिलिटी एंड इट मेजर्स द रिस्क। हम लोग रिस्क मेजर करने के बाद मैथमेटिक्स से सिलेक्ट करेंगे कि अच्छा सैंपल्स कैसे सिलेक्ट करना। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस। व्हाट इज कॉमन प्रैक्टिस? ठीक है, अंदाजे से कर लेते हैं अपने हिसाब से। जहाँ पे ज्यादा पॉपुलेशन है अंदाजे से कोई भी सैंपल सिलेक्ट करते हैं, दैट इज अंदाजा, एक्सपीरियंस, जजमेंट, वर्किंग वेल। ठीक है, अब एक मिनट, ये हमारा पेंडिंग है, ये हमको पढ़ना है। फैक्टर्स और एडवांटेजेस, मैंने आपको बोला था इसके एडवांटेजेस भी आने वाले। अब डायरेक्टली आ जाओ मेथड्स पे। स्टैटिस्टिकल अप्रोच, नॉन स्टैटिस्टिकल अप्रोच, रैंडम, सिस्टमैटिक, वैल्यू वेटेड, और नॉन स्टैटिस्टिकल में हैप्पैजार्ड, ब्लॉक। समझ में आया? पक्का? श्योर? ओके। अब इसमें भी ना रैंडम में यू हैव सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। व्हाट इज सिंपल एंड स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग? मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, फिर मैं आपको रीड करने का टाइम देती हूँ। जैसे कि एक पॉपुलेशन है, इस पूरे पॉपुलेशन में से, जैसे मैंने आपको कहा था 1000 वाउचर्स है, पूरे पॉपुलेशन में आपने रैंडम सैम्पलिंग लगाया, जो भी रैंडम नंबर बोलता गया वो सैंपल आप सिलेक्ट करके चेक करते गए, दैट इज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग। बट आपने क्या किया, ये पूरे 1000 को ना पहले तो बांट दिया, स्टार्टिंग के 250, उसके बाद के 250, फिर तीसरे 250 और लास्ट के 250। मतलब 1000 वाले वाउचर्स को, मतलब 1000 वाउचर्स को आपने 4 स्ट्राटाज में डिवाइड किया। 1000 वाउचर्स को आपने 4 स्ट्राटाज में डिवाइड किया। अब आपने ये स्टार्टिंग के 250 में रैंडम सैम्पलिंग लगाया, फिर इसमें रैंडम सैम्पलिंग लगाया, फिर इसमें रैंडम, फिर इसमें रैंडम। इसको बोलते हैं स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। सो व्हाट इज सिंपल एंड व्हाट इज स्ट्रैटिफाइड? सिंपल रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है पूरे पॉपुलेशन में से रैंडम सैम्पलिंग लगाना, रैंडम नंबर टेबल के बेसिस पे वाउचर सिलेक्ट करवाना। और स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग का मतलब होता है पॉपुलेशन को पहले तो सब डिवाइड करना, स्ट्राटाज बनाना, और स्ट्राटाज में से सैंपल सिलेक्ट करना। समझ में आता? पक्का? तो चलिए, रैंडम, सिंपल रैंडम, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। देखो, ग्रुप्स आर नोन एज स्ट्राटास। ये हाईली डाइवर्सिफाइड है तो उसको तोड़ दो। इंटरवल, सिस्टमैटिक, देखो फर्स्ट 50, ईच 50th, इट इज अ नॉन स्ट्रक्चर्ड। ये देखिए, in order to minimize the possibility of prediction, more than one starting point can be taken. Starting point change करते रहो। Value, monetary weighted, it is based on monetary amount. Haphazard, it is no structured। देखो यहाँ पे prediction और predictability, conscious bias। Block sampling is a selection of full block, ठीक है, entire examine whole block of the items। Making sense? पक्का? Sure? Okay. सो आज का आपका ये होमवर्क है, ये पूरा ही एक बार रीड करना। नेक्स्ट वाले सेशन में वील स्टार्ट विथ एडवांटेजेस एंड उसके बाद हम लोग फैक्टर्स डिसाइड। ठीक है? सो दैट वाज ऑल फॉर टुडे। यू ऑल कीप स्टडिंग, कीप रिवाइजिंग, बी सेफ, टेक केयर, बाय बाय।